ये फरमाइएगा कि मक्का मुआहदा जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब तो तुर्की ने बरमला कह दिया कि मिस्र भी चंद रोज़ में इसमें शामिल हो जाएगा, और जिस तरह से शाह सलमान जो हैं वो पाकिस्तान की भी तारीफ़ें करते नज़र आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस पूरे मुआहदे के बाद पाकिस्तान का रोल खित्ते में क्या होगा? आई थिंक अगर लास्ट टाइम आपको याद हो ये डिस्कस हुआ था, हम बात करते स्टेप की। जी। स्टेप मीन सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, तब जाके ये आई थिंक ये क्वाड मुकम्मल होता है। और साफ ज़ाहिर है जब मायदे होते हैं उसमें हर चीज फौरन कार्ड डिस्प्ले नहीं किए जाते, बिकॉज इजिप्ट का अपना एक रोल रहा है, उसकी रिलेशनशिप भी है वेस्ट के साथ। लेकिन ग्रेजुअली ये आई थिंक चीजें उस तरफ जाएंगी। और अगर तुर्की से स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो है हकान फिदान साहब लीबिया भी गए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ से, और आई थिंक कायरा भी उन्होंने विजिट किया है इजिप्ट का। और इजिप्ट को भी आई थिंक देयर वाज अ थ्रेट के लेटर ऑन इजराइल जो है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर, स्पेशली कुछ शिप्स जो है उनके हिट हुए थे गल्फ ऑफ सुएज में भी, और रेड सी के ऊपर भी आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक ये जब चारों इकट्ठे तो फिर जाके एक क्वाड मुकम्मल होता है। और अगर आप इस ब्लॉक की ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 50 करोड़ लोगों का ब्लॉक होगा। मिलिट्री अगर कंबाइन करें तो शायद ये नेटो के पैरेलल की मिलिट्री है, एंड इट इज बेसिकली आई वुड से एक सुपर पावर है अगर ये इकट्ठे होकर आगे चलते हैं। बाकी पाकिस्तान का जी इसमें क्रिटिकल रोल रहा है। शुरू में आपको याद होगा पाक सऊदी, उसके बाद पाकिस्तान कुवैत का है, फिर तुर्किया ने बहुत ज्यादा पुश किया। और सुना है कि इस ट्रायंगल जब बनी है तो सबसे ज्यादा तुर्किया का अपना रोल था, बिल्कुल और सर, दे वांटेड कि इसमें हम यकीनी इकट्ठे। तौर पर एक बेहतर और ज़बरदस्त अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, जिस तरह से अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरानी सदर जो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका ईरान वॉर में देखें भारत का रोल, तो वो तो ईरान को क्रिटिसाइज़ करता रहा है और काफ़ी हद तक मुखालिफत करता रहा है ईरान की। तो क्या लगता है इसके बावजूद ताल्लुकात मजबूत बनाने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे कहानी है? ये देखिए ईरान की डिप्लोमेसी कई दफा उसकी समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि वॉर से पहले भी इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। एक शिप भी आपको याद होगा परेड के लिए गया था विशाखापट्टनम और उसको हिट किया गया था। उसके अलावा अब्बास आकची साहब लास्ट टाइम विजिट पे गए, वो ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं, दे वुड लाइक टू बेसिकली रीस्टार्ट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो फिर तो भारत काफी ज्यादा इसमें लेट्स से मुस्तफीद होता है, तो उसमें एक ऑफर होगी कि ऑयल एंड गैस दोबारा जो वो शुरू करें। उनके पहले भी एग्रीमेंट रहे हैं, लाइक चाबहार का रीस्टार्ट हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो ईरान की मूव है प्रॉब्ली वो है टू पुश इट बेसिकली पुल इट बैक फ्रॉम जो इसराइल और इंडिया का एक आप कह लें गठजोड़ हुआ है। और उसमें अगर ये डेंट क्रिएट कर लेते हैं तो शायद डिप्लोमेटिकली दे विल लुक एट एज अ साइड। लेकिन पाकिस्तान के लिए आई थिंक इस पे थोड़ा सा सोच विचार करने की बात है कि हम उनको अपना भाई भी समझते हैं, और बेसिकली इस वॉर में बड़ा पाकिस्तान का साथ भी दिया, नेगोशिएशन भी की कि किस तरीके से मुल्क में अपना इंटरेस्ट गार्ड। पाकिस्तान में बहुत डिबेट होती है कि अगर वो आगे पीछे हो जाए तो रोला डाल देते हैं। जो स्टेट्स अपना इंटरेस्ट गार्ड करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ के कोई नाराज होता है या खुश होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान, और फिर मैं दोबारा आपको मक्का मुआहदे की तरफ ही लेके आऊँगा, ये भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और तुर्की से जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ाई आमदोरफ्त हुई है सऊदीया में, और बहुत सारा जो जंगी साजो सामान है वो भी वहाँ पहुँचाया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जो मुश्तरका मशक़ें होनी है उनकी तैयारी है? जिसमें आई थिंक तीन चार चीजें होनी है। देखिए मैं थोड़ा टाइम दीजिएगा, बिकॉज जब आप जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले तो उसकी डॉक्ट्रिन बनती है, बिकॉज तीनों मुल्कों की फोर्सेस डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। हमारी साउथ एशिया स्पेसिफिक है, तुर्की जो है नेटो के साथ रहा है ज्यादा, और सऊदी अरेबिया का अपना एक सिस्टम है। तो एक तो आपने उसको ग्लू करना है, यानी इकट्ठी। फिर उसके बाद जो आई थिंक जो मिलिट्री हेडक्वार्टर को मोस्ट प्रोबेबली रियाद में ही होगा, या किसी भी लेट्स से बड़े बेस पे सऊदी, बिकॉज वो सेंट्रल है। और तीसरी चीज ज्वाइंट ट्रेनिंग आ जाती है जिसके अंदर एक्सरसाइजेज होंगी और डॉक्टर को फिर आई थिंक चौथी स्टेज है स्टेजिंग ऑफ फोर्सेज, कि परमानेंटली आप फिर प्लेस करते हैं। जैसे नेटो की फोर्सेज आपने देखा डिफरेंट थिएटर्स में प्लेस्ड हैं, तो उसके सिलसिले में आपको पता होगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान की कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट है। और चूंकि अभी ये ट्राई सर्विस है, फिर आई थिंक रॉकेट फोर्सेज कमांड की भी बात आ रही है कि ज्वाइंटली मैनेज होंगी। तो और हो सकता है इवन जो पाकिस्तान की डिफेंस रिक्वायरमेंट उसके लिए नॉर्थ अरेबियन सी में जो नेवी है आज है तुर्की की और सऊदी अरब की, वहाँ ज्वाइंट इस तरीके से पाकिस्तान नेवी कैन मूव टू मेडिटेरेनियन, रेड सी, और लैंड फोर्सेस का ज्यादा हिस्सा जो है सऊदी अरेबिया में होगा। इसके अलावा जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसपे सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा नजर है। और फिर एक्सपर्टीज है, साहब दे फील के पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इस वक्त जोन में सबसे बेस्ट है, चीज को समझती भी है, एंड देन दे कैन ट्रेन। तो मेरे ख्याल में स्काई इज द लिमिट, और इसके फिर इकोनॉमिक डिविडेंड्स आएंगे इंशाल्लाह ताला।
खौफदारी, जब गुडविल क्रिएट होती है तो इकोनॉमी है, लोगों की मूवमेंट है, कॉमर्स है, ट्रेड है, बाकी आई थिंक पाकिस्तान को काफी सारा रिलीफ उसमें मिलेगा। अच्छा सर, अमेरिकी थिंक टैंक जो है वो तो ये कहता है कि गल्फ में अमेरिकी दौर जो है ख़त्म हो गया है, आप भी ऐसे ही समझते हैं सर? ये अभी आई थिंक जो बात हुई थी वही है कि सबसे पहला तो ये हुआ था कि बेसिकली धचका लगा है उनको, मेनली जो उनकी हेजेमनी थी बेसिकली, उसके बाद जो है अपना, और वो पहला स्टेप था जब ईरान इनको डेंट किया है। अभी जितना खबरें आ रही हैं उसमें काफी ज्यादा प्रेशर है टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, और कहा जाता है कि ढाई फ्रंट पे लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है अमेरिका। तो दे हैव अ वेरी बिग फ्रंट इन पैसिफिक जहाँ पे अभी थिनिंग आउट है, और ऊपर है यूरोप में जहाँ लड़ाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि थिनिंग आउट शुरू होगी, और हो सकता है स्टेज पे अरब ममालिक भी कहें जी कि आप हमारी जान छोड़ें, हम अपना मैनेज कर सकते थे। दैट्स वाई जो मुस्लिम नेटो की बात हो रही है ये एक स्टेज पे उसको रिप्लेस करेगी। बाकी अब इस दौरान क्या होता है, आई थिंक उसमें अभी काफी सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं, लेकिन एक प्रोसेस मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाएगा, जो अमेरिकन हेजेमनी है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कम होती जाएगी। सर ये भी खबरें आ रही है कि सदर ट्रंप को इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, अमरीकी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो हैं जिस तरह से ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, ये भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है अमरीका के लिए। तो इस वॉर का आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्या लगता है आपको इसमें क्या पेशरफ्त हो सके? क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से ईरान अभी टेबल पर नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे अमरीका के साथ, क्योंकि अमरीका ज़ाहिर है सबोटाज करता है मुज़ाकरात को। तो सर क्या लगता है आपको इस सारे सिनेरियो में आपको किस तरह से मामला आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिसमें आई थिंक दोनों तरफ जा सकते हैं। तो 60 डेज का टाइम भी आई थिंक खत्म होने वाला है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अमेरिकन मिलिट्री की एग्जॉस्शन की बात हो रही है, ईरान का रिटोरिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो इस विंडो को, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप एक सीरियस नेगोशिएशन करके और एक एग्जिट स्ट्रेटजी बना के निकले और दुनिया जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता फिर एक जो स्पाइक आई, इसको इसलिए विप्लैश वॉर कह रहे हैं कि आपकी स्पाइक होती है, उसके बाद लड़ाई ऊपर चली जाती है, फिर बीच में एक पीस का पीरियड, फिर स्पाइक होती है। तो ये भी होता है कि जाते जाते कहते हैं हॉकी में, फिर जाते जाते बंदा कहता है दूसरी टंग जो है लत तोड़ के जानता है कि हार है, चलो लत तोड़िए। तो वो पॉसिबिलिटी भी है कि बीच में स्पाइक हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पीपल, दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का अभी विजिट आ रहा है अमेरिका का, आई थिंक सितंबर में, तो वो भी मद्देनजर रखें। उससे पहले आई थिंक दे शुड रैप इट अप ताकि चीजें जो है नॉर्मलिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है, स्पाइक के भी इम्कानात है, हो सकता है कि मामला जो हैं वो रैप अप भी हो जाएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि पासदार इनकलाब की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि अमरीकी इस जंग में ईरान की जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम था उसका 85% अभी तक महफूज है, सिर्फ 15% जो है उसको अमेरिका नुकसान पहुंचा चुका है। तो फिर ये जो बातें हैं इस पे फिर आप नहीं समझते कि वाकई ही ईरान ने अमेरिका को इस हवाले से देखा जाए तो शिकस्त दे दी है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो सर्वाइवबिलिटी है जो ऑलरेडी अंडरग्राउंड थी, बिकॉज ओवरग्राउंड तो आजकल कोई भी चीज हो अक्रॉस द गल्फ, इधर हो या उधर हो, दैट विल बी टेकन आउट लड़ाई में। आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा कि ग्राउंड पे अभी जो है ना जो चीज होगी, चाहे रशियन मेनलैंड को हिट किया जाएगा। तो जो तो अंडरग्राउंड थे इनके सिस्टम, बिकॉज में जो जिसको कहते हैं शूट एंड स्कूट वाला सिस्टम है कि आप लॉन्चर लेके बाहर निकलते हैं पहाड़ से, फायर करके वापस चले जाते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक हाई परसेंटेज जो है उसकी अवेलेबल। दूसरा है जो उन्होंने रिकूपरेट किया है पिछले 5-6 महीने में, जिसके अंदर ये खबरें थी कि शायद रशिया और चाइना से भी कुछ आई है। बाकी उनकी अपनी आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस की काफी एडवांस है, और उसमें सुना है कि उन्होंने सारा उसको रिकूपरेट कर लिया है, और शायद नए सिस्टम भी आ गए विच बी मोर लीथल। तो ये आई थिंक इस बात में काफी सच्चाई नजर आती है कि बाय एंड लार्ज उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसने सर्वाइव किया है या वो रिकूपरेट हो गया। और ये आई थिंक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंस होगा कि नेक्स्ट टाइम वो अगर वेंचर करता है तो फिर एक नए सिस्टम का उसको सामना करना पड़ेगा।